नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एम लक्ष्मीकांत के साथ। हम पढ़ रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो क्या है सब ऑर्डिनेट कोर्ट? ये है चैप्टर 36। समझते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट और इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्य की जो न्यायपालिका होती हैं उसमें एक तो हाई कोर्ट होता है और उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ये उच्च न्यायालय के अधीन एवं उनके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 233 से 237 तक, अब 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई। संविधान के भाग 6 में, क्षमा कीजिएगा, भाग 6 में इनके संगठन, इनकी कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति देखते हैं। सबसे पहले जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, क्षमा कीजिएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती हैं। वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह केंद्र व राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। दूसरा, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति देखें तो राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, जिला न्यायाधीश से भिन्न जो व्यक्ति है उसको भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा के संबंध, व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति और अन्य मामलों पर नियंत्रण अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय को होता है। व्याख्या। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं। देखिएगा, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। न्यायाधीश में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबद्ध होते हैं। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबद्ध होते हैं, वे न्यायिक सेवा में आते हैं। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के पदों पर संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ न्यायाधीशों के लिए उक्त उपबंधों को लागू होना, कैसे? देखिए, राज्यपाल ये निर्देश दे सकते हैं कि उक्त प्रावधान राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू हो सकते हैं। संरचना एवं अधिकार क्षेत्र। राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है, तथापि सामान्य रूप से उच्च न्यायालय के नीचे की दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं। इन्हें इस प्रकार से दर्शाया गया है। 3 स्तर होते हैं। देखिए, सबसे ऊपर होता है उच्च न्यायालय, राज्य की बात कर रहा हूँ मैं।
उच्च न्यायालय के नीचे होते हैं दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष। तो उसमें एक तो आता है उच्च न्यायालय के जस्ट नीचे आता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। तो जिला न्यायाधीश का न्यायालय और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय ये दोनों जो है डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। उसके बाद जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश न्यायालय जो न्यायालय है इनके नीचे आते हैं दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष के आधार पे। दीवानी पक्ष के आधार पे आता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे आता है मुंसिफ अदालत। जबकि दीवानी पक्ष के बजाय फौजदारी पक्ष में देखें तो फौजदारी पक्ष में आते हैं मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक, और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय के जस्ट नीचे आता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। तो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय उसके ऊपर होता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। और दूसरी तरफ अगर दीवानी पक्ष में देखें तो सबसे नीचे मुंसिफ अदालत और जिसके जस्ट ऊपर होती हैं अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश। जिला न्यायालय जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश जो होता है जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, तथा जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जबकि वह अगर फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, अगर अधिकार क्या करते हैं उसको भाई आपराधिक मामलों की अगर वो सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति भी होती है। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने तक अधिकार है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से नीचे दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय के जस्ट नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश का जो दीवानी याचिका है वो सिविल सूट के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका सिविल सूट के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामले की सुनवाई करता है और 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। सबसे निचले स्तर पर दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। मुंसिफ न्यायाधीश का सीमित कार्यक्षेत्र होता है तथा वह छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है। सत्र न्यायाधीश ऐसे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है जिसमें 3 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। कुछ महानगरों में दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल मुख्य न्यायाधीश एवं फौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है। कुछ राज्यों एवं प्रेसिडेंसी नगरों में छोटे मामलों के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। ये न्यायालय छोटे दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उच्च न्यायालय उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों में सुनवाई करते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। 39A सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 22 राज्य के लिए बाध्यकारी बनाते हैं कि वो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए साथ ही ऐसी कानून प्रणाली स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करें। 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जो 1995 में लागू हुआ। 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ।
ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस ट्रिब्यूनल अथॉरिटी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी NLSA, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया। 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 1995 में जो लागू हुआ और 1987 में जो ये कानून लाया गया, इसके तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया और कानूनी सहायता कार्यक्रमों के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए तथा अधिनियम के उपबंध कानूनी और वैधानिक सेवाओं के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए किया गया। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का गठन किया गया है। जिला एवं तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण गठन NLSA की नीतियां एवं निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए साथ ही लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और राज्य में लोक अदालतों के संचालन के लिए किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवा समिति का गठन कानूनी सहायता कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवा समिति का गठन जो है कानूनी सहायता कार्यक्रमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के संबंध के लिए किया गया है। जहां तक इसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है वहां तक ऐसा किया गया है। इसके अलावा नालसा या NALSA देश भर में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता तथा प्रभावी एवं सस्ती योजनाएं भी बनाता है। प्राथमिकतः राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, ताल्लुक वैधानिक सेवा प्राधिकरणों आदि को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। पहला, अर्ह व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, विवादों के सौहार्दपूर्ण ढंग के निपटारे के लिए लोक अदालतें आयोजित करना। और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सेवाओं में शामिल, मुफ्त या निःशुल्क सेवा में कानून में कौन कौन शामिल है? पहला, अदालती फीस मुफ्त होगी, प्रोसेस फीस। इसके अलावा अन्य सभी शुल्कों का आदि का भुगतान कानूनी कार्यवाहियों में खर्च होते हैं। इसके अलावा कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ताओं यानी वकीलों की सेवाएं उपलब्ध कराना। कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित आदेशों को प्रभावित प्रतियां और अन्य दस्तावेज प्राप्त कराना और वितरित करना। इसके अलावा अपील, पेपर बुक आदि की तैयारी जिसमें दस्तावेजों का मुद्रण एवं अनुवाद भी शामिल है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए अर्ह व्यक्तियों को शामिल, इसमें महिला एवं बच्चे इस तरह से शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य इसमें शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक मजदूर शामिल है। सामूहिक विपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति शामिल है। दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति इसमें शामिल हैं। वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता समिति के लिए ये सीमा 1,25,000 है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में 1,25,000 तक के व्यक्ति शामिल हैं आर्थिक आय जिनकी, और जो हैं हाई कोर्ट जो है इनमें 1 लाख रुपए तक इसमें शामिल हैं। मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति शामिल है और भिखारी भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा लोक अदालत समझते हैं। लोक अदालत एक मंच यानी एक फोरम है जहां वे मामले जो न्यायालय के लंबित है, अभी तक मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। इसका अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था। इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। शब्द युग्म लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत या न्यायालय। ये व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ये वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक अंग है। भारतीय अदालतें लंबित मुकदमों के रोष से दबी है और नियमित न्यायालयों
में इन पर तिथि के लिए लंबी, खर्चीली और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। अदालतों को क्षुद्र मामलों के निपटारे में कई साल लग जाते हैं, इसलिए लोक अदालत त्वरित व कम खर्चीले न्याय का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करती हैं। लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजयी या पराजित नहीं होता है, इसमें आपसी दोनों पक्षों के बीच विद्वेष नहीं रह जाता है। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक वहनीय, किफायती कार्यक्रम और अनौपचारिक विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वीकृति पा चुका है। न्यायालयी न्याय में लोक अदालत एक और विकल्प है। यह आमजन को अनौपचारिक, सस्ता एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक नई रणनीति है। इसमें ऐसे मामलों को शामिल किया जाता है जो अदालतों में लंबित हैं तथा ऐसों को भी जो अदालतों तक नहीं पहुंचे हैं, और बातचीत, मध्यस्थता, मनोबल, सहज बुद्धि तथा वादियों की समाप्तियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी अभ्यासियों द्वारा वाद निपटाए जाते हैं। अब हम समझते हैं वैधानिक स्थिति इसकी। वैधानिक स्थिति क्या है, देखिएगा। स्वातंत्र्योत्तर काल में पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। गुजरात में पहला लोक अदालत शिविर स्वतंत्रता के बाद किया गया। यह पहल विवादों के निपटारे में बहुत सफल हुई थी। परिणाम स्वरूप लोक अदालतों का देश के अन्य हिस्सों में प्रसार होने लगा। इस समय यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी। इसके निर्णयों के पीछे कई वैधानिक पृष्ठपोषण यानी बैकिंग नहीं था, लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सुरक्षा तथा इसके पारित फैसलों को वैधानिक पृष्ठकोण यानी बैकिंग देने की मांग उठी। यही कारण है कि लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान कराने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट निकाला गया। ठीक है। यह अधिनियम लोक अदालतों के आयोजन तथा इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। पहला, ये अधिनियम जो 1987 में लागू हुआ, क्या प्रावधान करता है? पहला कि राज्य वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण या जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय वैधानिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों का आयोजन ऐसे सामान्य समयांतरण का अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए ऐसे संस्थानों पर कर सकता है जिससे ये भी उपयुक्त समझता है। इसके अलावा किसी इलाके के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों अथवा इसके इलाके के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जितने की लोक अदालत का आयोजन करने वाली एजेंसी निर्दिष्ट करेगी। इसके अलावा साधारण लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी तथा एक वकील व सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के रूप में होते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि लोक अदालत को ये भी अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता करने का निश्चय करे। पहला, कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो। दूसरा, कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया गया हो, ऐसा मामला। इसके अलावा ये सारे मामले देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, इस प्रकार लोक अदालत केवल न्यायालय के लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों को भी निपटारा कर सकते हैं जो न्यायालय में अभी नहीं पहुंचे हैं। अनेक प्रकार के विवाह संबंधी, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले का मतलब हुआ कॉम्पाउंडेबल ऑफेंसेज, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, पेंशन मामले, आवास बोर्ड, मलिन बस्ती क्लियरेंस संबंधी मामले यानी गंदी बस्ती है उसको साफ करवाने के मामले हो, आवास वित्त संबंधी मामले हो, उपभोक्ता शिकायतों के मामले हो, बिजली टेलीफोन संबंधी मामले हो, नगर पालिका संबंधी मामले हो, मकान टैक्स सहित सेक्युलर कंपनियों से संबंधित विवाद हो आदि के मामले जो हैं लोक अदालतें अपने हाथ में ले सकती हैं। लोक अदालतों का उन मामलों से न्यायाधिकरण अधिकार नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े हो जो किसी कानून के अंतर्गत समादेय यानी कंपाउंडेबल नहीं है। दूसरे शब्दों में बीते अपराध जो गैर समादेय यानी नॉन कंपाउंडेबल हैं किसी भी ऐसे कानून के तहत इस अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसके अलावा अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मामला जो लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है यदि वाद को पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहते हैं। यदि वाद को पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहते हैं
वादियों में से कोई एक न्यायालय में मामले में लोक सेवा अदालत को संदर्भित करने के लिए आवेदन देता है या यदि न्यायालय संतुष्ट है मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के उपयुक्त है। मुकदमा दायर किए जाने के पहले किसी विवाद के मामले को लोक अदालत आयोजित करने वाले एजेंसी द्वारा समाधान के लिए लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है अगर संबंधित राज्यों में से किसी एक का इस आशय का आवेदन प्राप्त होता है। इसके अलावा लोक अदालतों को वही शक्तियाँ प्राप्त होती है जो कि सिविल कोर्ट को कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, जबकि निम्नलिखित मामलों में मुकदमा चलना हो यदि किसी गवाह को सम्मान भेजकर बुलाना था, शपथ दिलवाकर उसकी परीक्षा लेना। इसके अलावा किसी दस्तावेज को प्राप्ति में प्रस्तुत करना। इसके अलावा शपथ पत्रों पर साक्ष्यों की प्राप्ति, किसी भी अदालत या कार्यालय से संबंधित अभिलेख, इसके अलावा सामग्री की मांग, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा अन्य निर्दिष्ट विषय भी शामिल हैं। पुनः एक लोक अदालत को अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए मामले में निस्तारण के लिए आपके पद्धति विनिर्दिष्ट करने की समुचित शक्ति होगी। साथ ही लोक अदालत में प्रस्तुत चली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी 1860 निर्धारित अर्थों में अदालती कार्यवाही माना जाएगा तथा प्रत्येक लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुक्मनामे और किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह होगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं होगी। लाभ, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, इसमें कोई अदालती फीस नहीं लगती और अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो लोक अदालत के मामला निपटाने के बाद राशि लौटा दी जाएगी। इसके अलावा लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं हैं लचीली प्रक्रिया, विवादों की त्वरित सुनाई, इसके अलावा देखिए लोक अदालत में दावों का आकलन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे पद्धति मूल कानूनों के सख्त उपयोग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते हैं जो कि नियमित न्यायालयों से संभव नहीं है। इसके अलावा लोक अदालत पर निर्णय संबंध पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसकी हैसियत सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होती है। साथ ही गैर अपीलीय होता है जिससे विवाद के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता है। अधिनियम में प्रावधानित उपरोक्त सावधानियों के होने से लोक अदालतें मुकदमों में उलझे लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ विवादों का समाधान शीघ्र, निःशुल्क तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है। भारत के विधि आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी एडीआर के लोगों के संक्षेप रूप में इस रूप में प्रस्तुत किया है। यह कम खर्चीला, इसमें कम समय लगता है, ये तकनीकी उलझनों से युक्त हैं। कानूनी न्यायालयों के मुकाबले संबंध पक्ष में वैचारिक मतभेद खुलकर चर्चा करते हैं बिना किसी खुलासे के व्यय के, जैसा कि कानूनी न्यायालयों में होता है। लोगों को यह अनुभूति होती है इनके बीच कोई विजयी या पराजित पक्ष नहीं, तभी उनकी शिकायत का निराकरण होता है। संबंध भी सुरक्षित रहते हैं। अब स्थायी लोक अदालतें समझ लेते हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 2012 में संशोधित करके सार्वजनिक उपयोग सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम में सुधार किया गया और 2012 में किया गया और इसमें स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। अब कारण समझते हैं। देखिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के पीछे कारण क्या है। पहला कारण, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था ताकि एक मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान कराने के लिए वैधानिक यानी कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की जा सके। ये प्रावधान समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए किया गया, इसलिए दिया गया था यदि आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की अशक्तता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने के लिए कारण अवसर से वंचित न हो सके। लोक अदालतों का गठन ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि न्यायिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय के संवर्धन के लिए हो। इसके अलावा दूसरा बिंदु यह है कि लोक अदालत जो कि वैकल्पिक विवाद समाधान को नवाचारी प्रविधि है, मतलब लोक अदालत जो कि वैकल्पिक विवाद समाधान को नवाचारी प्रविधि है, न्यायालय के बाहर बातचीत एवं मध्यस्थता की भावना से विवाद समाधान की नवाचारी प्रक्रिया प्रविधि है। तीसरा बिंदु यह कि हालांकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों के प्रश्न की वर्तमान योजना की बड़ी कमी है,
बड़ी कमी यह है कि लोक अदालतों की व्यवस्था प्रमुखतः समझौता एवं दो पक्षों के बीच समाधान पर आधारित है। ये दोनों पक्ष किसी समझौते या समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब मामला या तो न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है या जहां से वह ये भेजा गया था वहां वापस चला जाता है। दोनों पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवाद को न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा सुलझाए। लोक अदालत में मुकदमा सीधे आने की स्थिति में इससे न्याय प्राप्ति में अनावश्यक देरी होती है। यदि लोक अदालतों को ये शक्ति दे दी जाए कि वे दोनों पक्षों के किसी समझौते पर न पहुंच जाने की स्थिति में स्वयं विवाद का निर्णय करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। पुनः जनोपयोगी सेवाओं जैसे MTNL, दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि से संबंधित विवादों को जल्दी निपटाना जरूरी होता है, जिससे कि लोगों को बिना विलंब न्याय मिले। यहाँ तक कि वाद शुरू होने के पहले तो बहुत से गंभीर और क्षुद्र मामलों का निस्तारण हो जाएगा और नियमित न्यायालयों का बोझ कम होगा। इसके अलावा इसी परिप्रेक्ष्य में वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन करके लोक अदालतों को स्थापित करने की अनुशंसा की गई, ताकि जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों को पूर्व निस्तारण की व्यवस्था की जा सके, जो बातचीत और मध्यस्थता पर आधारित हो। अब विशेषताएं देख लेते हैं। लोक अदालत सेवा नामक नई संस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, स्थायी लोक सेवा अदालत में एक अध्यक्ष या सभापति होगा जो कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो अथवा जो जिला न्यायाधीश से भी उच्चतर श्रेणी की न्यायाधीश सेवा में रहा हो, तथा 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त अनुभव हो। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक या अधिक जनोपयोगी सेवाएं होंगी, जिससे यात्री अथवा माल परिवहन, हवाई, जल या थल वाले। इसके अलावा डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएं या किसी संस्थान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में सेवाएं, इसके अलावा बीमा सेवाएं, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा लोक अदालतों की वित्तीय क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपये तक का होगा, हालांकि केंद्रीय सरकार इसे समय समय पर बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा स्थायी लोक अदालतों का उन मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो अपराध से जुड़े हो, कानून के अंतर्गत समादेय नहीं है। इसके अलावा किसी विवाद को न्यायालय के समक्ष लाने से पहले कोई भी पक्ष उसके समाधान के लिए स्थायी लोक सेवा अदालत को आवेदन कर सकता है। आवेदन स्थायी लोक अदालत को प्रस्तुत करने के बाद उस आवेदन को कोई भी पक्ष उसी वाद में किसी न्यायालय के समाधान के लिए नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी स्थायी लोक अदालत को ऐसा प्रतीत हो कि किसी वाद में समाधान के तत्व मौजूद हैं तो संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तब वह संभावित समाधान का एक सूत्र दे सकती है और उसे संबंधित पक्षों के समक्ष रख सकती हैं ताकि वे भी उसे समझ लें। यदि इसके बाद वादी एक समाधान तक पहुंच जाते हैं तो लोक अदालत उस आशय का फैसला सुना सकती हैं। यदि वादी समझौते के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं तो लोक अदालत वाद के गुण दोष के आधार पर फैसला सुना सकती हैं। इसके अलावा स्थायी लोक सेवा अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक न्याय निर्णय अंतिम होगा और वादियों एवं समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा और वह लोक सेवा अदालत के गठन में शामिल व्यक्तियों के बहुमत के आधार पर पारित होगा। अब हम समझते हैं परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता एवं बातचीत को प्रोत्साहित करने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। कारण देखिए इसका। अलग परिवार न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित कारणों से की गई है। कुछ महिला संगठन, अन्य संस्थाएं और नागरिकों के समय समय पर पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए परिवार न्यायालय के गठन पर जोर देते रहे हैं, जहां बल समझौते एवं सामाजिक रूप से वांछनीय परिणामों पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं प्रक्रिया एवं साक्ष्य संबंधी रूढ़ नियमों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट 1974 में इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक संबंधी विवादों में न्यायालय को साधारण सिविल मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि मुकदमा चलने के पहले समझौता हो जाए। नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1976 में संबोधित किया गया ताकि परिवार से संबंधित मामलों में याचिका और अदालती कार्यवाही के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए। हालांकि अब भी न्यायालयों द्वारा पारिवारिक वादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और समझौताकारी उपायों का यथेष्ट उपयोग नहीं किया जाता है और इन मामलों को सामान्य सिविल मामलों की तरह ही देखा जाता है और बरता जाता है, जिसमें विरोधी दृष्टिकोण को ही हावी रहता है। इसलिए जनहित में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की जाए। इस प्रकार
पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। पहला, विशेषीकृत न्यायालय का सृजन करना, जो केवल पारिवारिक मामले ही देखेगा, जिससे कि ऐसे न्यायालय को ऐसे मामलों में त्वरित निष्पादन की आवश्यकता और विशेषज्ञता प्राप्त हो। इस प्रकार विशेषज्ञता तथा त्वरित निस्तारण, ये दो प्रमुख कारक हैं ऐसे न्यायालयों को स्थापित करने के। दूसरा, परिवार से संबंधित विवादों के लिए समझौते की प्रक्रिया को संस्थापित करना। तीसरा, कम खर्चीला हल प्रस्तुत करना। चौथा, अदालती कार्यवाही के दौरान लचीलापन एवं अनौपचारिक वातावरण बनाए रखना। विशेषताएं, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ये राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों की सहमति से परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा, ये राज्य सरकारों के लिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक परिवार न्यायालय की स्थापना की बाध्यकारी बनाता है। तीसरा, ये राज्य सरकारों को अन्य क्षेत्रों में भी परिवार न्यायालय स्थापित करने के लिए समर्थ बनाता है। चौथा, ये पारिवारिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष रूप से केवल निम्नलिखित मामलों का प्रावधान करता है, जैसे विवाह संबंधी राहत, विवाह की अमान्यता, न्यायिक विलगाव, इसके अलावा तलाक, इसके अलावा वैवाहिक अधिकारों की बहाली, इसके अलावा पुनः प्रतिष्ठापन अथवा विवाह की वैधता की घोषणा। दंपत्ति या उनमें से एक की संपत्ति, किसी व्यक्ति की औसतता, लेजिस्टिमेसी संबंधी मामले हो। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति का अभिभावक अथवा किसी नाबालिग का संरक्षण, इसके अलावा पति बच्चों एवं माता पिता का गुजारा भत्ता, इस तरह की चीज़ें। पांचवा बिंदु, पारिवारिक न्यायालय के लिए एक अनिवार्य है कि वह प्रथमतः किसी पारिवारिक विवाद में संबंधित पक्षों के लिए मेल मिलाप या समझौते का प्रयास करे। इस चरण में कार्यवाही बिल्कुल अनौपचारिक होगी और रूढ़ नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह समझौता वाले चरण में समाज कल्याण एजेंसियां तथा सलाहकारों के साथ चिकित्सकीय एवं कल्याण विशेषज्ञों के सहयोग का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह प्रावधान करता है कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित किसी विवाद से संबंधित पक्षों का एक अधिकार के रूप में विधि अभ्यासी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। हालांकि न्यायालय न्याय के हित में किसी विधि विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है, न्याय मित्र के रूप में ले सकता है। इसके अलावा ये साक्ष्य तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों को सरलीकृत बना देता है। इसके अलावा यह केवल एक अपील का अधिकार देता है, जो उच्च न्यायालय में ही की जा सकती हैं। अब हम समझते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के निचले स्तर पर यानी कि तृणमूल यानी कि ग्रास रूट स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना और ये सुनिश्चित करना कि सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। कारण, ग्राम न्यायालय स्थापित करने के निम्नलिखित कारण है। गरीबों एवं साधनहीनों तक न्याय सुलभ कराना। अब तक विश्व स्तर पर ये गंभीर समस्या के भले इसके लिए अनेक प्रयास किए जा गए हो, समितियां अमल में लाई गई हो। हमारे देश संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को निर्देशित करता है कि ये सुनिश्चित करे कि समानता के आधार पर देश में वैधानिक प्रणाली को लाभ बढ़ावा दे। मतलब ये समानता के आधार पर देश में वैधानिक प्रणाली लाभ को बढ़ावा देती है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्याय प्राप्त करने के अवसर से कोई नागरिक आर्थिक अथवा अनावश्यकताओं के कारण वंचित न रह जाए, इसलिए इसके लिए राज्य है नागरिकों के लिए पृथक कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में सरकार ने न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। पद्धति मूल कानूनों का सरलीकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं को जैसे देवायन, समझौता, मध्यस्थता का समावेश, लोक अदालतों का संचालन आदि ऐसे उपाय हैं। इसके अतिरिक्त भारत के विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट, जो ग्राम न्यायालय का पद है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया है, जो कि सस्ता एवं समुचित न्याय आम नागरिक को सुलभ कराया जा सके। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मोटे तौर पर विधि आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित हैं। इसके अलावा गरीबों को उनके द्वार पर ही न्याय सुलभ हो, ये गरीब आदमी का सपना है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालयों की स्थापना से ग्रामीण लोगों को त्वरित, सस्ता एवं समुचित न्याय सुलभ हो सकेगा। इसके अलावा विशेषताएं देखें तो ग्राम न्यायालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट की अदालत होगा और इसके न्यायाधिकार यानी कि प्रेजिडाइंग ऑफिसर की नियुक्ति यानी कि इसके लिए न्यायाधिकारी यानी कि प्रेजिडाइंग ऑफिसर की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार करेगी। ग्राम न्यायालय प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा। जिले के मध्यवर्ती स्तर और मध्यवर्ती स्तर पंचायतों समूह के लिए
अथवा जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं हो वहाँ पंचायतों के सशक्त समूह के लिए। इसके अतिरिक्त न्यायाधिकारी जो इन ग्राम पंचायतों की अध्यक्षता करेंगे अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे और उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे और उन्हें उतनी ही शक्ति प्राप्त होंगी जितने की एक प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को जो उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं। इसके अलावा ग्राम न्यायालय एक चलंत न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट होता है और फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों की शक्ति का उपभोग करेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत न्यायालय की पीठ मध्यवर्ती पायंत मुख्यालय पर स्थापित होगी। वे गांवों में जाएंगे, कार्य करेंगे और मामलों का निस्तारण करेंगे। ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों और वादों पर अदालत में कार्यवाही चलेगी जैसा कि अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। इसके अलावा केंद्र में राज्य सरकारों को प्रथम और द्वितीय अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया है और उनकी अपनी विधायी की शक्ति के अनुसार है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय फौजदारी मुकदमों में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। इसके अलावा ग्राम न्यायालय सिविल न्यायालय की शक्तियों का कुछ संशोधनों के साथ उपयोग करेगा और अधिनियम में उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। इसके अलावा ग्राम न्यायालय उच्च पदों के बीच समझौता करने का हर संभव प्रयास करेगा ताकि विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए और इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थों की भी नियुक्ति करेगा। इसके अलावा ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की हैसियत हुक्मरानों के बराबर होगी और इनके कार्यान्वयन के विलंब को रोकने के लिए ग्राम न्यायालय संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। इसके अलावा ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा अगर उच्च न्यायालय द्वारा कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया हो। इसके अलावा फौजदारी मामलों में अपील सत्राधीन न्यायालय में प्रस्तुत होगी जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल करने के 6 माह की अवधि तक किया जाएगा। इसके अलावा दीवानी मामलों में अपील जिला न्यायालयों में दाखिल होगी जिसकी सुनवाई निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा एक आरोपित व्यक्ति अपराध दंड को कम से कम करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है। इसकी स्थापना देखिए, केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर आने वाले गैर आवर्ती खर्चों के लिए 18 लाख रुपये खर्च वहन करने का निर्णय लिया, जिसमें 10 लाख न्यायालय के निर्माण कार्य पर और 5 लाख वाहन के लिए और 3 लाख कार्यालय के उपस्कर के लिए। अधिनियम के अंतर्गत 5000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की आशा की जाती है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार 1400 करोड़ संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से के रूप में उपलब्ध कराएगी। ग्राम न्यायालयों के कार्य संचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अप्रैल 2013 में उच्च न्यायालयों के कार्याधीशों एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक सम्मेलन में चर्चा हुई है। इस सम्मेलन में ये निर्णय किया गया है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय मिलकर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के बारे में निर्णय ले जो कहीं भी संभव हो और उनकी स्थानीय समस्याओं का ध्यान रखे। पूरा ध्यान उन तालुकों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने पर होना चाहिए जहां नियमित न्यायालय नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन अगले भाग में।